हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली दैट योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो यस, आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, कम ऑन, डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन को, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। तो ये हमारा चैप्टर 2 मॉड्यूल ए का पार्ट है। तो लास्ट सेशन में हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और यहां से हम शुरू करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Money measurement concept dictates that every transaction recorded in the books of account must be quantifiable in money terms. तो जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या सजेस्ट करता है, वो हमें मैंडेट करता है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको हम क्वांटिफाई कर सकें मनी टर्म्स के अंदर। तो अगर हम किसी एसेट को मनी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर पाते, किसी ट्रांजैक्शन को अगर हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसको हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म विच इज मनी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर। और ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है? तो दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मनी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्टॉक परचेज किया है, अगर हमने मशीन परचेज की है, अगर हमने लैंड परचेज की है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मनी में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। तो अगर इनकी वैल्यू मनी में कन्वर्ट हो सकती है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनकी वैल्यू मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो फिर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर इंस्टांस, क्वार्टरली प्रोडक्शन, सेल्स, वेजेस, अदर एक्टिविटीज, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। तो क्वार्टरली प्रोडक्शन कितनी हुई और उसकी मनी वैल्यू कितनी हुई, सेल्स हमारी कितनी हुई, उसकी मनी वैल्यू क्या है, वेजेस हमने कितनी वैल्यू में पे की, कितना कॉस्ट पे किया, अदर एक्टिविटीज के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या आई इन मनी टर्म्स। तो इनको हम एक्सप्रेस करते हैं मनी टर्म्स के अंदर। तो अब ऐसी कौन सी एग्जांपल हम दे सकते हैं जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती लेकिन जिसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर बनता है? तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं हेल्थ ऑफ बिजनेस ओनर। अगर बिजनेस ओनर की हेल्थ डिटेरियोरेट होती है तो जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, उसके कारण बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो प्रमोटर की हेल्थ का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है लेकिन हम उस लॉस को क्वांटिफाई नहीं कर पाते इन मनी टर्म्स, इसीलिए उसकी हेल्थ को हम नहीं लेते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हम उसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है? हेल्थ ऑफ द प्रोपराइटर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, हेल्थ ऑफ द प्रोपराइटर और हेल्थ ऑफ द मैनेजर डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल बिजनेस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो प्रोपराइटर की हेल्थ हो या मैनेजर की हेल्थ हो, उसका इम्पैक्ट बनता है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर, उसमें लॉसेस भी इनकर हो सकते हैं, स्टिल उसको बुक्स में नहीं लिया जाएगा। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज नॉट फैक्टर्ड इनटू वैल्यू ऑफ द एसेट। सो
इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू इंक्रीज करती है फ्यूचर में, डिफ्लेशन के कारण वैल्यू डिक्रीज करती है इन फ्यूचर। तो ना तो हम इंक्रीजिंग वैल्यू जो इन्फ्लेशन के कारण आने वाली है और ना ही डिक्रीजिंग वैल्यू जो डिफ्लेशन के कारण अराइज होने वाली है, तो उसको अकाउंट फॉर नहीं करते इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। All accounting transactions are recorded in quantitative terms to facilitate easy performance comparison between firms। तो जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो हम उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स मींस मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम जो कंपैरिजन करना है वो आसानी से कंपैरिजन कर सकें बिटवीन डिफरेंट फर्म्स एंड विद इन द सेम फर्म फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो उसके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम उसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग solely records fact that can be expressed in money terms। तो जो अकाउंटिंग है वो केवल रिकॉर्ड करता है उस वैल्यू को जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। मनी being widely accepted as a medium of exchange and store of value possesses a crucial advantage as it enables a variety of distinct assets and equities to be expressed in a common denominator। तो मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? मनी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम गुड्स एंड सर्विसेज को जब एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्रॉप को सेल करना है तो हम क्रॉप को सेल करना मीन्स वी आर एक्सचेंजिंग द क्रॉप विद समवन एल्स। लेकिन ये एक्सचेंज हम एक कॉमन फैक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये एक्सचेंज हम किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं? इसकी मनी वैल्यू के थ्रू। जो मनी है ये वाइडली एक्सेप्टेड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को हम मनी को यूज करते हैं, एंड इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। तो हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट में हम इसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू स्टोर्ड रहती है, इसीलिए इसका क्रूशियल एडवांटेज है। तो उसी के कारण हम मनी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, मनी वैल्यू को लेते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द वैल्यू। While money serves as practically common denominator and yardstick, it's important to acknowledge that this concept imposes two significant limitations। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मनी है ये सर्व करता है एज कॉमन डिनोमिनेटर, एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो दो सिग्निफिकेंट इसकी लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1, फर्स्ट, certain vital business facts that cannot be expressed in money are not recorded in the books of account। तो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, और इसीलिए हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसमें एक फैक्ट हमने देखा है, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की जो हेल्थ है उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर बनता है, लेकिन स्टिल हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस बुक्स के अंदर। सेकेंडली, यूज ऑफ मनी assumes a stable or constant value of a currency। It implies that rupee today holds the same value as rupee 10 years ago or rupee 10 years in the future। तो जब हम मनी को यूज करते हैं तो एक अजम्पशन बन जाती है कि जो वैल्यू है करेंसी की वो स्टेबल है और कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगर हम इसको स्टेबल या कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चलते हैं तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि रुपये की वैल्यू जो आज हमारे पास है तो वही वैल्यू 10 ईयर्स पहले थी और वही वैल्यू 10 ईयर्स के बाद होगी। यानी इसमें हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये दो उसकी लिमिटेशंस हैं। तो अब इसके बेसिस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं तो उनको हम देखते हैं।
तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग स्टेट्स दैट, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो क्या हमें सुजेस्ट करता है, क्या हमें बताता है? ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर? सो आवर आंसर विल बी बी, दैट इज जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा इन मनी टर्म्स। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कौन सी वो एप्लीकेशन है? अकाउंटिंग फॉर हेल्थ ऑफ द प्रोपराइटर, फैक्टरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन फॉर एसेट वैल्यूएशन, recording all transaction in qualitative terms, and facilitating performance comparison between the firms। तो इनमें से कौन सी एप्लीकेशन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के बनती है? सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शैल बी द आंसर? तो कहां हम इनमें से यूज करते हैं? सो अकाउंटिंग फॉर हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर इसमें यूज नहीं होता। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इंक्लूड करना एसेट वैल्यूएशन में ये भी नहीं होता। ट्रांजैक्शन को क्वालिटेटिव टर्म्स में रिकॉर्ड करें, ये भी नहीं होता। लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जब हम वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट फर्म्स। तो आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मीन्स जो कुछ भी हमने स्टडी किया है, व्हाट इज वन लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में कौन सी लिमिटेशन है? इट डज नॉट कंसिडर्स स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, इट डज नॉट फैक्टर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इट एज्यूम्स ए स्टेबल वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो हमने बताना है इसकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन? सो व्हाट इज द लिमिटेशन? So the limitation here is it does not consider state of health of managing director। मैनेजिंग डायरेक्टर की हेल्थ के कारण बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट बनेगा, इस बात को ये कंसिडर नहीं करता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट, सो इसकी अजम्पशन क्या है? वैल्यू ऑफ करेंसी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम पीरियड, value of currency fluctuates based on inflation or deflation, value of currency is irrelevant for accounting purpose, value of currency is determined by state of health of the proprietor। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की एजम्पशन इनमें से कौन सी है? सो विच इज द एजम्पशन हियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? तो आंसर हियर विल बी कि जो करेंसी की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी ओवर ए टाइम पीरियड। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, वेयर एज इट डज नॉट एक्चुअली हैपन। तो यहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। Which of the following is not recorded in books of account because मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है? तो इनमें से किसको हम रिकॉर्ड नहीं करते जो रूल हम फॉलो करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस,
स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, एसेट वैल्यूएशन। तो किसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? विच ऑफ दिस इज नॉट रिकॉर्डेड? तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शैल बी द आंसर? तो विच ऑफ दिस इज नॉट रिकॉर्डेड? सो जो हेल्थ है मैनेजिंग डायरेक्टर की, उसका इम्पैक्ट क्या है? तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट परमिट्स इजी कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन फर्म्स बिकॉज जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो इजी कंपैरिजन दो फर्म्स की परफॉर्मेंस के बीच में हमें करवा देता है। क्यों ऐसा है? इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स, it considers state of health of the managers, it adjusts inflation or deflation, it uses a standardized form of measurement। तो इनमें से कौन सा वो रीजन है? क्वेश्चन नंबर 6, सो व्हाट शैल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर? so which is most appropriate one? तो आंसर हमारा बनता है इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स। सभी ट्रांजैक्शंस को ये मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करता है, और जब उस वैल्यू में ये रिकॉर्ड करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस जो कंपैरिजन इट बिकम्स पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी एज ए कॉमन डिनोमिनेटर इन अकाउंटिंग? मनी को हम कॉमन डिनोमिनेटर के तौर के ऊपर यूज करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इसका एडवांटेज क्या है? It accounts for inflation or deflation. It allows recording of qualitative transactions. It ensures accurate asset valuation, या it facilitates expression of various assets in a common form। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 में? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। विच इज द करेक्ट आंसर for question number 7? सो आंसर यहां पे बनता है डी। ये फैसिलिटेट करता है कि हम वेरियस एसेट्स को एक ही वैल्यू में एक्सप्रेस कर पाते हैं, और वो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट डज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट डिक्टेट अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस? तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ को डिक्टेट करता है कि हमें ट्रांजैक्शंस ऐसे रिकॉर्ड करनी चाहिए? ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स, ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बहुत आसान सा आंसर है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शैल बी द आंसर? So answer here will be all transaction must be recorded in money terms। सभी ट्रांजेक्शन हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो आप इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो फ्रेंड, इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि हम इसमें सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, और पेपर में पास करने के लिए हमें सारे सिलेबस को कवर करना चाहिए। और ये सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे? IIBF की बुक्स से। लेकिन IIBF की जो बुक्स हैं, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड देम डिफ़िकल्ट। उनको पता नहीं चलता कि क्या करें क्या छोड़ें, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी नहीं है। इसीलिए आप हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस वीडियो लेसन को यूज़ कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? हमारी ऐप के अंदर। अब बात रही ये कि फ्री लाइव क्लास का बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट है कि ये आपके स्कोर को बेटर करती है। तो ये आपको मिनिमम 50 मार्क्स नहीं दिलवाती, तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ये दिलवा देती है, जिससे आप मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो इसका जो रेलेवेंस है वो स्कोर को बेटर करने में है।
मिनिमम 50 स्कोर गारंटी करने में नहीं है। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो पहले हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट किया, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट किया, अब हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एक एंटिटी है। तो द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट emphasizes separation of proprietors entity from business transactions। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। तो एक है पार्टनर या प्रोप्राइटर, या शेयर होल्डर, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होता है। एक है प्रोप्राइटरी फर्म या पार्टनरशिप या कंपनी। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि इन दोनों को एक ही नहीं लेना, ये दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग हैं। पार्टनरशिप अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। तो बिजनेस में हम इनको अलग अलग लेते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कंसिडर्ड लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी होगी और पार्टनर के लिए वो एसेट होगा। वाई इट इज सो? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म ने इस पैसे को बोरो किया है पार्टनर से। सो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर is considered as liability for the business because business being artificial person is distinct from its owner। तो जैसा हमने यहाँ पे बोला है, तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये डिफरेंट है फ्रॉम द ओनर, इसीलिए जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनर ने, सो दैट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सिमिलरली जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उसको पार्टनर ले जाता है, तो वो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है, तो प्रॉफिट क्योंकि पार्टनर को बिलोंग करता है, इसीलिए जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो भी लायबिलिटी बन जाता है। और अगर बिजनेस लॉस इनकर करता है तो वो बिजनेस ने पार्टनर से रिकवर करना है, इसलिए जो लॉस है वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के चलते प्रॉफिट को हम बिजनेस की लायबिलिटी कहेंगे और लॉस को हम बिजनेस का एसेट कहेंगे। अब इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन, एनी मनी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट ड्रॉइंग। तो बिजनेस से अगर प्रोप्राइटर या पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको हम सेपरेट ड्रॉइंग के तौर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। तो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि उसके ऊपर राइट ओनर का है, इसीलिए वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलवाएगा। इसी तरह से बिजनेस अगर लॉस इनकर करता है तो लॉस को हम ट्रीट करेंगे एसेट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज दैट लॉस इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी इज डिटरमिन्ड बाय रिकॉर्डिंग बिजनेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना हो तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यूज को, सो रेवेन्यू मीन्स इनकम्स को, एंड एक्सपेंसेस को। ड्यूरिंग लिक्विडेशन दिस कंसेप्ट एड्स इन डिटरमिनिंग पे आउट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो अगर उस बिजनेस को वाइंड अप किया जा रहा है तो ये कॉन्सेप्ट हमें कैसे हेल्प करता है? तो ये हमें हेल्प करता है ये बता करके कि डिफरेंट पर्सन्स को हमने पेमेंट्स कैसे करने हैं। तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो पेमेंट्स हम करेंगे वो हम किस बेसिस के ऊपर पेमेंट करेंगे। इन अकाउंटिंग ए क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर। तो जैसा ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, अकाउंटिंग के अंदर एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखना होगा
कि बिजनेस एंड ओनर्स ये दो अलग अलग लोग हैं। ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस रादर देन द ओनर। तो जितने भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। All enterprise is viewed as an economic unit separate from its owners. So जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट होते हैं और उनके ओनर्स उससे अलग माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। एज ए रिजल्ट consequently business transactions and owners transactions are accounted for and reported separately। इसीलिए जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और जो ट्रांजैक्शंस ओनर्स ट्रांजैक्शंस हैं, ओनर्स ट्रांजैक्शन जैसे विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर हिज ओन पर्पस, तो वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से अलग रखते हैं। इफ ए शॉप ओनर विदड्रॉ कैश फ्रॉम कैश बॉक्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस द अकाउंट वुड रिफ्लेक्ट ए रिडक्शन इन कैश। तो अगर ओनर है शॉप का, वो कैश विड्रॉ करता है फ्रॉम द कैश बॉक्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो जो कैश बॉक्स के अंदर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इवन दो इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द ओनर पर्सनली। और पर्सनली इसका इम्पैक्ट ओनर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन बिजनेस का कैश रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए हम उसको सेपरेट ट्रीट करते हैं। This separation can be easily maintained in case of a limited company because it possesses its own legal entity। तो ये जो सेपरेशन है हम इसको आसानी से देख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इन केस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, बिकॉज लिमिटेड कंपनी के केस में केवल अकाउंटिंग बेसिस के ऊपर नहीं, लीगल बेसिस के ऊपर भी शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए उसके अंदर जो सेपरेशन है वो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाती है। लेकिन वही प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में हमें कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है दैट दीज आर टू सेपरेट पर्सन्स, टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। लाइक ए नेचुरल पर्सन, ए कंपनी कैन एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है, इसीलिए नेचुरल पर्सन्स की तरह तो कंपनी अपने आप को एंगेज कर सकती है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। Distinguish between business and owners becomes more challenging in partnerships, especially in the sole proprietorship forms। तो जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी के केस में इसको डिस्टिंग्विश करना इट इज़ वेरी इजी, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करना बिजनेस और ओनर्स में इन केस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स ये हमें डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, तो फिर ये डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा। Nonetheless, accounting principles still maintain the separation between business and owners। कुछ भी हो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इन दोनों को सेपरेट ट्रीट करेंगे। सो बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी और उसके ओनर्स को एक सेपरेट एंटिटी। वेल फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल, अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो वहां से हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सूटेबली उसको आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है अदर देन दिस सेशन, तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। तो आप अपना मैसेज ईमेल कर दीजिए एंड वी विल रीड इट एंड सूटेबली आंसर एंड हेल्प यू। और एट द सेम टाइम, अगर आपने आज के सेशन को बेनिफिशियल आपको लगा और आपने इसको पसंद किया तो लाइक बटन पुश करें और हो सके तो शेयर करें इसके लिंक को विद योर कोलीग्स।
एट द सेम टाइम अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशंस मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ, सो दैट ऑल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियोस आर अवेलेबल टू यू इमीडिएटली। तो चलिए आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।